Hello everyone, I am Dr. Swadesh Kumar, Head of Emergency Department, Narayana Hospital, Gurugram. Today is World Stroke Day, and so obviously we'll talk about stroke. Although now many people are aware about this emergency, but still there are so many things which people would like to know. So उसी के बारे में हम आज बात करेंगे, stroke के बारे में. I have with me Dr. Sahil, who is a senior neurologist, and Dr. Tariq Mateen, who is a senior neurointervention consultant. So we'll be talking about stroke. ये stroke होता क्या है, first of all, इसके preventions क्या है, इसके risk factors क्या है, and especially आज के scenario में हम इसको कैसे deal कर सकते हैं, इसकी क्या क्या complications आजकल थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे. तो डॉक्टर साहिल आपसे स्टार्ट करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? वेरी राइटली सेड सर. स्ट्रोक इज बेसिकली टाइम बाउंड मेडिकल इमरजेंसी और एक में से 4 लोगों को स्ट्रोक होना है लाइफ टाइम. स्ट्रोक का जो ट्रीटमेंट है वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट थ्रोम्बोलिसिस है और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी है. हमारे इंडिया में वैसे ही स्ट्रोक के डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की जो परसेंटेज है वो बहुत लो है, और कोविड के टाइम में ऐसा देखा गया है कि जो स्ट्रोक है वो पेशेंट्स में ज़्यादा हो रहा है, और उसके जो ट्रीटमेंट है उसके लिए ट्रीटमेंट सीख करने के लिए लोग कम हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं. तो हम बेसिकली स्ट्रोक वी वांट टू मेक पब्लिक स्ट्रोक अवेयर कि स्ट्रोक जो है वो नॉर्मली किस टाइप से होता है, किस किस टाइप्स के होते हैं, किस कारण होते हैं, उनके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, और कोविड में वो कैसे डिफरेंट है. तो पहला सवाल तो ये आता है कि व्हाट इज स्ट्रोक. सो बेसिकली स्ट्रोक इज ए डिसऑर्डर दैट हैपन्स when the blood supply to a particular part of a brain is cut. When a blood supply to a particular part of a brain is cut, that area of the brain is not able to survive. Those dying cells produce symptoms which can come in the form of weakness of one side of the body, facial weakness, slurring of speech, and vision problems, and then stroke is produced. So basically now we will discuss what are the types of stroke. Yes, I think that is a very people would like to know कितने तरह के स्ट्रोक होते हैं. तो स्ट्रोक डॉक्टर साहब कितने तरह के स्ट्रोक लोग जानना चाहेंगे कि कितना तरह के स्ट्रोक होते हैं? डॉक्टर साहब, स्ट्रोक या हम जैसे आम भाषा में पक्षाघात, पैरालिसिस, लकवा कहते हैं. जैसे डॉक्टर साहिल ने बताया कि दिमाग की नस, ब्रेन के खून की सप्लाई में गड़बड़ी होने की वजह से या तो वो बंद हो जाए या फट जाए. तो अगर बंद हो रही है तो हम उसे इस्केमिक स्ट्रोक, खून बंद होने की वजह से जो स्ट्रोक होता है पैरालिटिक स्ट्रोक, उसे इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं. जो 85% स्ट्रोक का कारण इस्केमिक स्ट्रोक है. फटने की वजह से जो खून बाहर निकल जाता है उसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज बहुत कॉमन भाषा में कहते हैं. ये 15% स्ट्रोक के कारण हैं. तो स्ट्रोक जो होगा वो इस्केमिक और हेमरेजिक, ये 2 तरह के स्ट्रोक हो गए. जी. तो डॉक्टर साहिल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 तरह के स्ट्रोक होते हैं. एक तो जब ब्लड वेसल फट जाता है, ब्लड निकलने लगता है, हेमरेजिक स्ट्रोक, और जो एक नस ब्लॉक हो जाती है, इस्केमिक स्ट्रोक. तो इसकी क्या कुछ ट्रीटमेंट में कुछ डिफरेंस है? इस पर हम अप्रोच क्या है उसका ट्रीटमेंट का? हम जो फोकस कर रहे हैं आज की टॉक में वो हम इस्केमिक स्ट्रोक पे फोकस कर रहे हैं. उसका रीज़न ये है कि एक तो वो मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रोक्स हैं और वो टाइम बाउंड है कि जितना जल्दी स्ट्रोक का ट्रीटमेंट किसी को मिलता है उतना जल्दी रिस्पॉन्स आता है. अगर किसी आदमी को स्ट्रोक हो गया और उसको पहले 90 मिनट में ट्रीटमेंट मिलता है तो उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं. अगर किसी आदमी को 1 घंटा 20 मिनट में 1 घंटा 30 मिनट में ट्रीटमेंट मिलता है तो उसके रिजल्ट जो थोड़े से और मतलब कम है. और जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता जाता है वैसे वैसे स्ट्रोक का आउटकम जो है वो थोड़े ज़्यादा ख़राब होते जाते हैं. तो आइडिया ये है कि आपको स्ट्रोक का ट्रीटमेंट तुरंत लेना है, जो कि स्टैंडर्डाइज है. 4.5 आवर्स में स्ट्रोक का ट्रीटमेंट होना चाहिए जबकि आपको सिम्टम ऑनसेट हो. और सिम्टम ऑनसेट जो है बेसिकली कोई भी उसको आइडेंटिफाई कर सकता है अगर उसको फास्ट वर्ड पता है. फास्ट वर्ड अगर हम याद कर लें, F से है सडन ऑनसेट ऑफ फेशियल वीकनेस, A से है सडन ऑनसेट ऑफ आर्म वीकनेस, S से है सडन ऑनसेट ऑफ स्पीच प्रॉब्लम, और T से है टाइम. टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखना है कि 4.5 घंटे के अंदर हम अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमें बेस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल है. इसका रिजल्ट है वो जैसे डॉक्टर तारिक बताएंगे वो टाइप ऑफ स्ट्रोक पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अब लेटेस्ट रिसर्च आ रही है और ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल हो रही हैं
उसमें सिलेक्टेड केसेस में थोड़ा लंबा विंडो पीरियड भी है, बट स्टिल जो जितना जल्दी ट्रीटमेंट ले सके उससे बेटर रिजल्ट्स हैं। डॉक्टर तारिक इसके बारे में बताएंगे, टाइम विंडो जो है स्ट्रोक की। देखिए, जैसा बार बार हम एम्फेसिस डाल रहे हैं, हम बार बार इस चीज़ पे ज़ोर डाल रहे हैं कि ये टाइम बाउंड इमरजेंसी है। तो जितनी जल्दी मरीज़ अस्पताल पहुंच जाए और स्ट्रोक केयर सेंटर पहुंच जाए, उतना अच्छा रिज़ल्ट आने की संभावना होती है, क्योंकि उतने हम ब्रेन के उतने सेल्स को बचा पाते हैं नस को खोल के, और उतना पेशेंट की फंक्शनैलिटी वापस आ पाती है। ब्रेन की जो नसें होती हैं उनके अंदर क्लॉट जम गया जिसकी वजह से ब्लॉक हो जाती हैं। छोटी अगर नसें हों तो जैसा डॉक्टर साहिल ने बताया कि 4.5 घंटे तक हमारे पास दवाएं हैं जिनसे हम क्लॉट को डिज़ोल्व करते हैं। बट अगर बड़ी नसें, जो कि 1/3 33% स्ट्रोक जो है वो बड़ी नसों की वजह से होता है, जिनकी प्रोग्नोसिस काफ़ी ख़राब होती है, जिनसे काफ़ी मौतें और डिसेबिलिटी होती है। 90% ऑफ स्ट्रोक की जो से मौतें और डिसेबिलिटी वो बड़ी नसों की वजह से होती है। उनको अगर हम आइडेंटिफाई कर लें और उनको कुछ स्पेशल पद्धति द्वारा, जिसे हम न्यूरो इंटरवेंशन के प्रोसीजर्स कहते हैं, उस क्लॉट को बाहर निकाल लेते हैं, तो हम पेशेंट की फंक्शनैलिटी को वापस लाने में और उसकी जान बचाने में कामयाब होते हैं। ये करने के लिए एक ज़रूरी होता है कि एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर मरीज़ के पास को जाना ज़रूरी होता है। जी डॉक्टर। जी जी जी, यहाँ पे जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साहिल ने बताया कि फास्ट, एक तो आपको वर्ड याद रखना है फास्ट, क्योंकि इसका स्ट्रोक मैनेजमेंट का सबसे जो मेन जो इसका हॉलमार्क है इसको ट्रीट करने का, वो है टाइम। तो टाइम एंड आइडेंटिफिकेशन, टाइमली आइडेंटिफिकेशन। तो अगर आप इसको टाइमली, क्योंकि टाइम आपके पास विंडो पीरियड कम है, अगर आप इसको टाइमली आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी इसका इलाज बेटर हो सकता है। तो फास्ट आप याद रखिए, फेशियल डेविएशन, आर्म ड्रिफ्ट, स्पीच डिस्टर्बेंस एंड ऑफ कोर्स टाइम। सो ये चीज़ आप याद रखिए, और ऐसा कुछ भी आपको साइन एंड सिम्टम्स लगते हैं तो आपको तुरंत स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाना है। स्ट्रोक रेडी का मतलब होता है कि वहाँ पे आपके सारे सुविधाएं होने चाहिए। अगर आप किसी छोटे सेंटर में जाएंगे जहाँ पे स्ट्रोक सेंटर नहीं है, वहाँ पे सीटी स्कैन नहीं है, वहाँ पे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। अल्टीमेटली आपको स्ट्रोक के लिए किसी स्ट्रोक सेंटर में जाना पड़ेगा जहाँ पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज़ जो बताना चाहूँगा, आजकल क्योंकि ये मैंने खुद नोटिस किया कि किसी ने मेरे को फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब गांव में कोई ऐसा हादसा हो गया है कि उसको एक साइड कमज़ोर हो गई है, तो हम तो उसको, वो ऑलरेडी उसको लेके जा चुके थे कहीं पे किसी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के सेंटर में, जो कि वहाँ से काफ़ी दूर था। वहाँ तक जाने में ही करीब 3 घंटे लगे, और जब तक वहाँ हमें पहुँचे तो थोड़ा उनको ऑलरेडी नुकसान हो चुका था और अल्टीमेटली वो उसका मदद नहीं कर पाए। तो सही जगह पे जाना बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहूँगा। जी, एक इसमें मैं ऐड करूँगा। जी, देखिए, अभी भी हम स्ट्रोक ट्रीटमेंट के मामले में इवॉल्व कर रहे हैं। जो हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, जैसे आप लोगों को सबको ज्ञात होगा कि हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम अभी भी इवॉल्व कर रहा है, चीज़ें और बेहतर होंगी, उम्मीद करते हैं आने वाले समय में। जब तक चीज़ें बेहतर होगी तब तक हमें कुछ चीज़ें इनोवेटिव सोच पे चलना पड़ेगा। तो इसी इनोवेशन पे हमने कुछ पॉलिसीज़ अपनाई, जिसमें हम टेली कंसल्ट से एक पेरिफेरल स्ट्रोक सेंटर को करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम हब एंड स्पोक मॉडल कहते हैं, कि आपका एक हब सेंटर हो जो स्ट्रोक केयर सेंटर हो, और स्पोक से वो अटैच्ड हो डिफरेंट पेरिफेरल सेंटर से, जिसको हम कंसल्ट कर सकें और आइडियल ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकें। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, स्ट्रोक का ट्रीटमेंट बग़ैर सीटी स्कैन के शुरू होना असंभव है। जी, जब तक सीटी स्कैन नहीं होता तब तक हम किसी तरह का भी स्ट्रोक का ट्रीटमेंट, चाहे वो हेमरेजिक हो, इस्केमिक हो, या स्ट्रोक है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में कोई डिसीजन नहीं दे पाते। जी जी, ये सही है। यही मेन डिफरेंस है हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक में। हार्ट अटैक में जब भी कोई हार्ट अटैक हो, अगर वो कहीं दूर एरिया में है, फार फ्लंग एरिया में है, चेस्ट पेन है, रेडिएटिंग चेस्ट पेन है, डायफोरेसिस है, तो टिपिकल सिम्टम्स है चेस्ट पेन के। अगर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो आप एस्पिरिन की गोली खा सकते हैं। लेकिन ब्रेन में ऐसा नहीं है। ब्रेन में अगर आपको एक तरफ की वीकनेस हुई, फेशियल प्रॉब्लम हुई, तो आपको ये नहीं पता कि वो ब्लीडिंग की वजह से हुई है या वो क्लॉटिंग की वजह से हुई है।
और अगर गलती से हमने किसी फार फ्लंग एरिया में किसी ने एस्पिरिन ले लिया और वो ब्लीडिंग की वजह से हुई तो वो हालत और ख़राब कर सकती है। तो किसी भी पेशेंट को अगर स्ट्रोक होता है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए वो एक बारी CT स्कैन करा दे। वो CT स्कैन में जब ये क्लियर हो गया कि वो ब्लीडिंग नहीं है, वो क्लॉटिंग वाला स्ट्रोक है, तो वो जो उसकी मैनेजमेंट है वो थोड़ी सी और स्ट्रीमलाइन हो सकती है और रिजल्ट जो है वो और अच्छे से देखे जा सकते हैं। जी, ये बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसमें एस्पिरिन आपका मदद कर सकता है, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक में वो आपके ट्रीटमेंट के विपरीत जा सकता है। अगर आप एस्पिरिन का टैबलेट ले लेते हैं तो आपको सबसे पहले CT स्कैन ही कराना पड़ेगा, उसी पे आपका डिपेंड करता है आगे का ट्रीटमेंट जो होता है। और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जो स्ट्रोक रेडी सेंटर्स हैं जो कि बेसिकली अभी जो है वो बड़े सिटीज़ में ही अवेलेबल हैं। तो स्ट्रोक रेडी सेंटर क्या है? हर व्यक्ति को अपने ऑफिस के पास, अपने घर के पास एक स्ट्रोक रेडी सेंटर को आइडेंटिफाई करके रखना है, क्योंकि स्टडीज़ ये कहती हैं कि 1 में से 4 आदमी को स्ट्रोक होना है। और अगर हमारे घर में भी हमारे पेरेंट्स हैं, एल्डरली हैं, उनको भी स्ट्रोक अगर होता है तो हमारा टाइम जो है इज़ द मोस्ट क्रूशियल थिंग। तो स्ट्रोक रेडी सेंटर वो जगह है जहाँ पे 24 घंटे न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल है, 24 घंटे CT स्कैन की फैसिलिटी अवेलेबल है। CT स्कैन की फैसिलिटी का फ़ायदा वही है जब हमने आपके साथ डिस्कस किया कि अगर सिम्टम हुआ, CT स्कैन किया, उसमें ब्लीडिंग नहीं है, फिर वो 4.5 घंटे के विंडो पीरियड में आ जाता है। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगा उतनी जल्दी आउटकम्स रिजल्ट होंगे। हमारे पास अभी कोविड के टाइम में ही पिछले 2 हफ्ते पहले एक 88 ईयर ओल्ड जेंटलमैन सुबह के टाइम संडे के दिन आए। वो सुबह उठे तो ठीक थे, उसके बाद वो बोल नहीं पा रहे थे। फिर जब वो बोल नहीं पा रहे थे तो फैमिली को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो वो हॉस्पिटल लेके आ गए। जब वो हॉस्पिटल लेके आए तो ऑब्वियसली CT स्कैन किया तो उसमें इवॉल्विंग स्ट्रोक था, बट क्योंकि उनकी एज ऐसी थी और कोरोना का डर बैठ रखा है तो वो इनिशियली दे वर रिलक्टेंट, दे वर नॉट रेडी कि वो किस वार्ड में एडमिट होंगे, कैसे एडमिट होंगे, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या रहेंगे, आउटकम्स क्या रहेंगे। बट काउंसलिंग के बाद उनको स्ट्रोक थ्रोम्बोलिसिस नामक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट दिया गया और उनकी जो स्पीच फंक्शन था वो ऑलमोस्ट पूरे टाइम में रिकवर हो गया। तो ये स्ट्रोक थ्रोम्बोलिसिस के आउटकम्स जो ऑलमोस्ट 86-87 ईयर्स के आदमी में अगर अच्छे दिखाई दे रहे हैं तो यंग आदमी में रिजल्ट्स इससे भी बेटर हो सकते हैं। स्ट्रोक डॉक्टर साहिल, इसके लिए कोई रिस्क फैक्टर्स होते हैं या ये किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है? इसके रिस्क फैक्टर्स थोड़ा सा बताना चाहेंगे? मैं इसको 2 तरीके से आंसर करना चाहता हूँ। कार्डियोवास्कुलर जो रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, और जो लोग जिनकी फैमिली में अगर कोई हिस्ट्री है कि हार्ट अटैक हुआ है या फिर स्ट्रोक हुआ है वो 40 साल से कम उम्र में, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा एट रिस्क हैं ये स्ट्रोक या कार्डियोवास्कुलर रिस्क होने के। बट अच्छी चीज़ ये है कि अगर ये रिस्क फैक्टर्स ऑलमोस्ट 80% जो है वो कंट्रोलेबल है। अगर आप ब्लड प्रेशर का अच्छे से कंट्रोल रखेंगे, डायबिटीज़ को नियमित रूप से कंट्रोल रखेंगे, धूम्रपान नहीं करेंगे, अपनी रेगुलर वॉक्स करेंगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को बदलेंगे, तो ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल हो सकते हैं। जी जी। तो इसका आई थिंक सब लोगों को ये तो मालूम चला गया होगा कि इसे हम डायग्नोज कैसे करते हैं। इसका CT स्कैन से आप इसको पता लगा सकते हैं कि स्ट्रोक है। और हम बार बार बात कर रहे हैं कि टाइमली पहुंचना चाहिए मरीज को हॉस्पिटल में जिससे कि टाइमली उपचार हो सके, लेकिन हमारे आसपास के गांव में, दूर दराज में जहां पे लोग रहते हैं, वहां पे अगर टाइमली नहीं पहुंच पाते हैं, उस केस में हम क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर तारिक? जी, कुछ जो बड़ी नसों के स्ट्रोक होते हैं उनमें हमारे पास टाइम विंडो 6 घंटे तक ज़्यादातर केसेस में, जिसका क्लास 1 एविडेंस मतलब सबसे ऊपर का एविडेंस ये है कि अगर बड़ी नस का स्ट्रोक है तो उनको ऐसे सेंटर में ले जाना चाहिए 6 घंटे तक। और स्पेशल केसेस में जो हमारे पास कुछ स्पेशल इमेजिंग की टेक्निक, CT स्कैन की नई पद्धतियाँ या हमारे द्वारा हम देख सकते हैं, कुछ केसेस में हम 24 घंटे तक इंटरवीन कर सकते हैं। तो ये उन मरीज़ों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है जो काफ़ी दूर दराज एरिया में रहते हैं, जिन्हें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर पहुंचने में समय लगता है। तो इनको हम कनेक्ट करके रखते हैं अपने स्पोक के साथ कि उनका शुरुआती इलाज शुरू हो जाए और उनको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर भेजने की कोशिश की जाए। देखिए, अल्टीमेटली जो चीज़ है स्ट्रोक का, जिस तरह स्ट्रोक का ट्रीटमेंट इवॉल्व कर रहा है वो हम इवॉल्व करेंगे मदरशिप। हम अभी ड्रिप एंड शिप मॉडल की बात कर रहे थे, ये इवॉल्व होगा मदरशिप। मदरशिप मीन्स सरकार और प्राइवेट हेल्थ जो प्रोवाइडर्स हैं
और सरकार की जो हेल्थ पॉलिसीज़ हैं उससे ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बहुत सारे स्ट्रोक सेंटर्स हर एरिया में बन जाएं और हर जगह मदर सेंटर्स हो जाएं। जो स्ट्रोक ट्रीटमेंट की डेफिशिएंसी है, जैसा अभी हमारा डिस्कस हो रहा था, डॉक्टर साहिल ने बताया कि ओनली 0.5% लोगों को एक्यूट स्ट्रोक का ट्रीटमेंट मिल पाता है, मतलब 99.5% लोगों को स्ट्रोक का ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। तो अभी हमें फैसिलिटीज़ और ट्रीटमेंट की मोडालिटीज़ को काफ़ी एक्सटेंसिव बढ़ाना है, और ताकि पॉपुलेशन को रीच मिल सके और इसका लाभ सबको मिल सके। मुझे तो इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जो ये प्री कोविड डेटा है कि ऑलमोस्ट 0.5% जो एलिजिबल पेशेंट्स हैं उनको ही स्ट्रोक का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट मिल पाता है। एक नई रिसर्च वो सामने आई है जिसके मुताबिक जो स्ट्रोक के 13 टॉप हॉस्पिटल्स हैं कंट्री में, उसमें ये देखा गया है कि उनमें वो जो 0.5% लोग जिनको ये ट्रीटमेंट मिल रहा था, उनमें से भी ऑलमोस्ट 60 to 65% पेशेंट्स जो हैं अब वो हॉस्पिटल ही नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो कोरोना की वजह से उनको शायद ये डर है कि अगर हम स्ट्रोक का ट्रीटमेंट लेने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे तो हमारे को कोरोना हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि इस वक्त काफ़ी लोगों के पास रोज़गार नहीं है, तो शायद उनके पास वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है या फिर वो फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो टाइम पे पहुंच नहीं पा रहे हॉस्पिटल। इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही भयानक होने वाला है, क्योंकि इंडिया जिसमें कंट्री जिसमें पॉपुलेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है और स्ट्रोक के ट्रीटमेंट को रिफाइन कर रहे हैं और हम उसको और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट कोरोना की वजह से वो 2 फुट हम पीछे आ गए। तो हमारा मैसेज यही है कि कोरोना स्ट्रोक जैसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए जिसका इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग हो सकता है, आपको कोरोना से नहीं डरना है। कोरोना से की रिकवरी रेट्स इंडिया में ऑलमोस्ट 90% तक हो रहे हैं, लेकिन स्ट्रोक अगर आपको हो गया, और खासकर जो कोविड में स्ट्रोक हो रहे हैं, जैसे डॉक्टर तारिक विल एग्री विद मी, वो सारे के सारे लार्ज वेसल स्ट्रोक हो रहे हैं। उन व्यक्तियों में हो रहे हैं जो 40 साल से कम उम्र के हैं। तो जो लार्ज वेसल स्ट्रोक है वो तो केमिकल थ्रोम्बोलिसिस से भी पूरी तरीके से नहीं खुलते, वो तो तभी खुलेंगे अगर वो मेजर आर्टरीज से उनकी मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी की जाए। वो तभी पॉसिबल है अगर हम अपना डर भगा दें और अंडरस्टैंड करें कि ट्रीटमेंट सही क्या है, सही हॉस्पिटल में जाएं और सही तरीके से ट्रीटमेंट लें। एक टाइम पे अगर 2 लोगों को स्ट्रोक होता है, एक की उम्र 35 साल है, एक की उम्र 45 साल है, 35 साल वाला जो आदमी है वो कहता है कि नहीं, ये जो ट्रीटमेंट है वो स्ट्रोक है, ये मैं वेट करता हूँ, सुबह तक देखता हूँ ठीक हो जाएगा। दूसरा आदमी है 45 साल का, उसको स्ट्रोक हो गया, वो तुरंत हॉस्पिटल में पहुँच गया, उसको डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफर किया और वो 24 घंटे में इंप्रूव कर गया। लेकिन जब वो 35 साल वाला आदमी, उसको जब 12 घंटे के बाद देखा कि उसकी वीकनेस बढ़ गई है, वो फिर अगर हॉस्पिटल आता है तो वो बेनिफिट नहीं ले सकता जो कि वो पहले जल्दी हॉस्पिटल पहुँच के ले सकता है। तो हमारा स्ट्रेस बार बार यही रहेगा कि आइडेंटिफाई स्ट्रोक, डू नॉट वेस्ट टाइम एट होम एंड रीच ए स्ट्रोक रेडी सेंटर इन टाइम। इनफैक्ट मैं बहुत शॉक्ड हूँ एंड सरप्राइज्ड हूँ कि ओनली 0.5% लोगों को ही इसका इलाज मिल पाता है, क्योंकि जानकारी की कमी है काफ़ी। इट्स ओल्ड डेटा, बट इंडिया में एलिजिबल पेशेंट्स रिसीविंग थ्रोम्बोलिसिस इज ओनली 0.5%। जी, दैट इज़ वेरी वेरी लो इन नंबर। आई थिंक इस वर्ल्ड स्ट्रोक डे पे अगर हमारा ये मैसेज आप लोगों तक पहुँच पाए कि हमें लोगों में स्ट्रोक अवेयरनेस बढ़ाना है, हमें इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, जैसे बताया कि फेशियल ड्रिफ्ट, आर्म वीकनेस, स्पीच एंड टाइम की जो सिग्निफिकेंस है, इसको अगर आप सब लोगों तक पहुंचाएं तो आई थिंक इसमें हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं स्ट्रोक मैनेजमेंट में। तो थैंक्स फॉर योर पेशेंट लिसनिंग एंड आई थैंक डॉक्टर साहिल एंड डॉक्टर तारिक फॉर कन्वेइंग दिस मैसेज। आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।